नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें आने के लिए आपके स्क्रीन पर तैयार। सबसे पहले बात बाजार की। रिलायंस समेत दिग्गज शेयरों में आज जो कमजोरी नजर आई उसकी वजह से बाजार पे दबाव आया। निफ्टी 320 अंक गिरकर 23,050 के नीचे बंद हुआ तो बैंक निफ्टी में 780 अंकों की गिरावट रही। वैसे दिन भर बाजार में किस तरह का मूवमेंट नजर आया, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो बाजार की शुरुआत वैसे काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता गया सारे ही सेक्टर और मेनली ब्रॉड इंडिसेस भी लाल निशान में टर्न होते हुए नजर आए। निफ्टी की शुरुआत में निफ्टी ने 1 वीक के हाई लेवल को छुआ, लेकिन उसके बाद नीचे जाकर सीधे 7 मंथ लो को छूता हुआ नजर आया। चार्ट पे भी देखे तो 6 से 7 सेशन में एक कंसोलिडेशन रेंज बना हुआ था, लेकिन निफ्टी आज वहां से ब्रेक डाउन देता हुआ भी नजर आ रहा है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुए। 5 सेशन से इसमें लगातार खरीदारी चल रही थी और अब जाके लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, तो यहाँ पे भी काफी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी रियलिटी की बात करें तो ये टॉप सेक्टर लूजर था, इसमें भी 5 सेशन से लगातार खरीदारी चल रही थी और वो भी अब लाल निशान में टर्न हुआ, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़े से रिवर्सल साइन देखे जा सकते हैं। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो निफ्टी एनर्जी ने 1 वीक हाई के लेवल को छुआ, लेकिन वो ज्यादा होल्ड नहीं कर पाया गेंस को और ये इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो 49,000 का साइकोलॉजिकल मार्क है उसे तोड़ता हुआ नीचे जाके लाल निशान में बंद हुआ, तो यहाँ पे भी काफी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने भी 1 मंथ के लो लेवल को छुआ, तो यहाँ पे भी थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो आज की शुरुआत तो पॉजिटिव नोट पे हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा एंड हमें यहाँ पे नेगेटिव नोट पे होता हुआ नजर आया। शुक्रिया अंश इस अहम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज Q3 रिजल्ट के चलते और ब्रोकरेज के चलते जो है एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो की, जहां पर कंपनी के जो तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू है उसमें 12.6% की ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो उसमें जो है 66.5% की जो है डिक्लाइन देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ओवरऑल जो जोमेटो के नंबर आए थे वो बिलो एस्टिमेट थे। इसी के साथ साथ ब्रोकरेज नोट भी आ रही जोमेटो पर, जहाँ पर नोमिरा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग जोमेटो पर और उन्होंने जो है टारगेट प्राइस रखा 290 पर, जो उन्होंने पहले 320 का रखा था। बात करें जेफरीज की तो जेफरीज ने भी जो होल्ड रेटिंग रखा और टारगेट प्राइस जो है 255 का रखा है। इसी के साथ साथ मैक्वारी ने जो है मेंटेन रखा अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस है 130 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 5% की जो है गिरावट देखने को मिली क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं कंपनी ने जो है 41 करोड़ का जो है लॉस रिपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ जो मार्जिन है कंपनी का उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिला है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर कंपनी का जो तीसरी तिमाही का जो रेवेन्यू है उसमें 117% की ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी जो है भारी उछाल देखने को मिला 216 करोड़ पर। और जो मार्जिन है, हालांकि जो मार्जिन है उसमें 9 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ओवरऑल जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नंबर थे वो अबव एस्टिमेट थे, लेकिन जो कंपनी में जो डिक्सन का जो शेयर है उसमें आज भारी गिरावट देखने को मिला कुछ की रीजन की वजह से, जैसे कि कंपनी का जो है रिच वैल्यूएशन जो कि FY26 का जो है वो 106 पर ट्रेड करता है, जो कि दूसरी B2C कंपनी से उनसे हायर है। और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स है उसमें 32% की डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी का जो इंटेंशन था फैब मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने का उसमें अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। इसके साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे, जहाँ पर जेफरीज ने जो है मेंटेन रखा है अंडर परफॉर्म रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 12,600 का रखा है। इसी के साथ साथ नोवामा की भी नोट आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर, जहाँ पर उन्होंने जो है होल्ड रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 18,790 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है ओबेरॉय रियल्टी, जहाँ पर कंपनी का जो तीसरी तिमाही का जो रेवेन्यू था उसमें 34% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं नेट प्रॉफिट में भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अगर बात करें मार्जिन में तो मार्जिन जो है 60.7% पर देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ओवरऑल
ओवरऑल रियलिटी के जो Q3 के नंबर थे वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन स्टॉक में जो प्रेशर देखने को मिला कुछ की रीज़न की वजह से, जैसे कि जो जार्डिन प्रोजेक्ट है वो Q3 में रिकग्नाइज नहीं हुआ है और जो अमाउंट कलेक्टेड था उससे 189 करोड़ का है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जो जार्डिन प्रोजेक्ट है उसका जो बुकिंग है 70% ऑफ टोटल सेल्स बुकिंग रहा है Q3 FY25 में, और जो रियलाइजेशन है उसमें 4% की डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला और आखिरी जो स्टॉक फोकस में रहा है ब्रोकरेज कदम पर आवाज़ फाइनेंशियरीज, जहाँ पर सिटी ने नोट निकाली है आवाज़ फाइनेंशियरीज पर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2170 का रखा है, और उन्होंने जो है 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच के साथ इस पर बाय रेटिंग मेंटेन रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 में जो AUM है वो 5% की जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट बजट है उसमें जो है हायर CLSS सब्सिडी एक्सपेक्टेड है, और जो डिसबर्समेंट है वो भी जो है नॉर्मलाइज हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे रविंद्र आपका इस अहम जानकारी के लिए। कल HDFC बैंक के तिमाही नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं, मेरे सहयोगी गौरव इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें HDFC बैंक की तो प्री क्वार्टरली अपडेट्स में हमने पहले ही देखा है कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ जो था वो 3% पे था, बट अगर हम सीक्वेंशियल लेवल पे बात करें तो कहीं पे होलसेल बैंकिंग की लोन बुक जो है वहाँ पे 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इसी के अलावा अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे 16% का ग्रोथ देखने को मिला, बट इसी के साथ साथ दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो जो CD रेशियो है वो 99.2% पे आ गया है, इम्प्लाइड CD रेशियो, और इसी के साथ साथ अगर हम प्री क्वार्टरली अपडेट्स की बात करें तो कहीं पे जो टर्म डिपॉजिट्स और बल्क डिपॉजिट्स है वहाँ से ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिली थी। और इसी के बाद ब्रोकरेजेस का मानना ये था कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे प्रेशर रह सकता है, क्योंकि ये जो होलसेल डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ है और इसी के साथ साथ होलसेल लोन बुक में जो ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पे, इसकी वजह से। इसी के साथ अगर हम बात करें नंबर्स की तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अभी ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं पे 8% की ग्रोथ हो सकती है, जबकि PPOP जो है वहाँ पे और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। उनका मानना यह है कि ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में कहीं पे मॉडरेशन देखने को मिलेगा 1 से 2 बेसिस पॉइंट का, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्रेडिट क्वालिटी की तो वहाँ पे कुछ भी कंसर्न्स उनको नहीं देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल सकता है 0.5% पे, जबकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वहाँ पे थोड़ी गिरावट जो है बैंक के लिए देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ बैंक की कमेंट्री नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे कैसे रहेगी, क्योंकि बैंक ने पहले भी कहा था कि उनका फोकस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे रहने वाला है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर के ट्रैजेक्टरी के ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ कहीं पे अगर हम बात करें बैंक की तो कहीं पे राइजिंग जो रिटेल स्ट्रेस है उसमें एक अच्छे प्लेस पे है, बट इसी के चलते कहीं पे क्रेडिट क्वालिटी पे कैसे बैंक की कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स HDFC बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेड है, बट फिलहाल के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। शुक्रिया गौरव इस अहम जानकारी के लिए। और कल HUL के नतीजे भी आने वाले हैं। अनुमान क्या कहते हैं, मेरी सहयोगी स्नेही बता रही हैं इसके बारे में। जी हाँ, अगर HUL के Q3 के नंबर्स के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद है कि ये डिसेंट क्वार्टर रहेगा HUL के लिए। ना बहुत ही कुछ अच्छा होगा, ना बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो रेवेन्यू की उम्मीद है 15,735 करोड़, 3.6% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की, ये हमारी उम्मीद है। एबिटा की बात करें तो 3,661 करोड़ का आंकड़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ अप 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर को हम 2,634 करोड़ के आसपास देख रहे हैं, 4 या 4.5% की अपटिक हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है 23% पर कंपेयर टू 23.3% जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा है। अब ये क्यों हो सकता है, एबिटा मार्जिन पर हम प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक 25 बिप्स का हाइक हुआ है रॉयल्टी में जो HUL अपने यूनिलीवर जो अपना पेरेंट है उसको पे करता है, और एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज भी दिख सकता है। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन अभी भी कंटिन्यू है, तो अभी भी जारी है ये हाई प्राइजेस, तो उसके दम पर मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ ये टाइम लार्जली होम कैटेगरीज से आएगा। BPC जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर है उसका रेवेन्यू भी 2.7% ईयर ऑन ईयर हायर हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्राइसिंग एक्शंस लिए हैं Q3 में। फूड और रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में हम 2% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देख सकते हैं, बट हाउएवर अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ 1% का अपटिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन डिमांड अभी भी वीक है, ऐसा हम मैनेजमेंट से सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। की मॉनिटरेबल्स क्या रहेंगे, क्या आपकी नज़र रहनी चाहिए कहाँ पर जब नंबर्स रिलीज हो? कंज्यूमर रिस्पॉन्स, नए लाइफ बॉय और लक्स के साबुन
उनके फॉर्मुलेशन पर कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, डिमांड आउटलुक जो कंपनी देती है अर्बन और रूरल डिमांड के बीच में, कंपेटिटिव इंटेंसिटी अगर कंपनी इसका सामना कर रही है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और आउटलुक, कंपनी का क्या आउटलुक है कि कब तक ये रॉ मटेरियल का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, और लास्टली कंपनी अगर कोई प्राइसिंग एक्शन अंडरटेक करने वाली हो, प्राइस हाइक्स या ऐसा कुछ, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट जी हाँ, ओवरऑल काफ़ी डिसेंट क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम म्यूचुअल से। शुक्रिया स्नेही। और कल के बड़े इवेंट जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए ये बताने के लिए जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी रक्षा रावत। जी रक्षा, कल के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या होने वाले हैं, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र बनाकर रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की, तो यहाँ पर इतना कुछ खास इवेंट है नहीं। भारतीय बाज़ारों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई डेटा तो नहीं आने वाला है, लेकिन तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर जारी है, जिसमें निफ्टी कंपनियों की बात की जाए तो HDFC बैंक, HUL और BPCL अपने नतीजे जारी करने वाली है। कुछ और कंपनियों की बात करें जो कि अपने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली हैं, तो उसमें शामिल है पॉलीकैब इंडिया, कोफोर्ज, नुवुको, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, हुडको, टाटाकॉम, परसिस्टेंट, जेंसाटेक, हेरिटेज फूड्स और NIIT लर्निंग। अब कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हुडको, जिसके कल नतीजे भी आने वाले हैं, वो एक बोर्ड मीटिंग करने वाली है फंड जुटाने को लेकर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ जिसमें कल आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी है। शुक्रिया रक्षा इस अहम जानकारी के लिए। इधर बजट में शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ सकती है। इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुमित, बताएं शिप बिल्डिंग को लेकर क्या तैयारी है? बजट 2025 में शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान संभव हैं। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। इसके चलते जो शिप बिल्डिंग कंपनी होंगी उनको इजियर लोन और लॉन्ग पेमेंट प्लान भी मिल सकते हैं, और कुछ कंसेशन मिल सकती हैं जब वो बाहर जाते हैं बिडिंग के लिए, देश से बाहर जाते हैं। अगर बात करें पूरे सिनेरियो की, तो भारत अभी 18वें पायदान पे है और उसको पहले 5 में लाने का लक्ष्य है 2047 तक। ग्लोबल शिप बिल्डिंग की बात करें और शिपिंग सेक्टर की बात करें तो इसको चाइना, साउथ कोरिया, जापान डोमिनेट करते हैं, पर भारत अग्रसर है इसमें और अपनी बढ़त बनाने के लिए। उसका अभी जो इसका हिस्सा है 1% से लेस है, पर एम्बिशन बड़े हैं, सोच बड़ी है, इसलिए सरकार इसको इस तरफ पुश करना चाहती है। कुछ और फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात भी चल रही है वित्त मंत्रालय से, शिपिंग मंत्रालय की, और ये भी अनाउंस किए जा सकते हैं। इसका फायदा भारत के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को डेवलप करने में होगा, साथ ही साथ इसके कुछ मिलियंस ऑफ जॉब्स मिलेंगी भारतीय नागरिकों को। तो इसका सबसे फायदा यही होने वाला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने से इसको इजियर फाइनेंसिंग, लोन, कंसेशन, ये सब मिलेगा। अब देखने की बात यह है कि बजट एक को ये जब अनाउंस होगा तो इस पे क्या क्या और असर बाकी शिप बिल्डिंग कंपनी पे दिखता है। शुक्रिया सुमित इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जॉब मार्केट ट्रेंड को लेकर लिंक्डइन की एक रिसर्च सामने आई है। ये रिसर्च क्या कहती है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी आनंद, बताएं आखिर जॉब ट्रेंड की रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई हैं? कुछ ही महीने में कंपनियां जो है वो अप्रेजल का प्रोसेस शुरू कर देंगी। ऐसे में जॉब मार्केट ट्रेंड को लेकर लिंक्डइन की एक खास रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि ये जो रिसर्च है वो नवंबर-दिसंबर 2024 में की गई है, और इस रिसर्च में 22,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स और 8,000 से ज़्यादा HR ने हिस्सा लिया हुआ है। ये रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो नई नौकरियों पर फोकस कर रहे हैं, और 49% से ज़्यादा लोगों को नई नौकरियों की तलाश है। वहीं 69% HR का ये मानना है कि उन्हें जॉब के लिए योग्य कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। केवल 55% कैंडिडेट ऐसे हैं जो HR के मापदंड पर खरे उतर रहे हैं। ऐसे में AI की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो नौकरियों में नई स्किल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसे में 60% प्रोफेशनल्स जो हैं वो नई इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हैं, और 2025 में 39% लोग ऐसे हैं जो नई स्किल्स सीखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। शुक्रिया आनंद इस अहम जानकारी के लिए। तो नौकरियों में अब नई स्किल्स की डिमांड बढ़ती हुई। बढ़ते हैं आगे। एक्टर सैफ अली खान आखिरकार आज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। जी हां, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 15 जनवरी को हुए हमले के 5 दिन बाद सैफ अली खान को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सैफ के जिस घर में हमला किया गया वहां पर खास तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं,
जो लूप होल्स थे, जी हाँ, जिस घर में कई सारे ब्लॉक्स ऐसे थे और चूंकि जिस तरह से वो शख्स दाखिल हुआ था उसे देखते हुए अब वहां पर नए सिरे से, सैफ के आने से पहले वहां पर नए सिरे से वहां पर काम चल रहा है, कई ब्लॉक्स को भरा जा रहा है और कई सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। इन सब के बीच में खबर ये भी है कि शायद वो अपनी लोकेशन भी कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। बढ़ते आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फुल एक्शन में हैं। ट्रंप ने माइग्रेशन, जलवायु समझौता और सजा माफी समेत कई बड़े आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने बाइडेन के 78 फैसलों को भी पलट दिया है। यूक्रेन जंग पर भी ट्रंप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुतिन कोई डील नहीं करके रूस को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप के फैसलों को भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को विदेशी मामलों के एक्सपर्ट भी अलग नजरिए से देख रहे हैं। जरा सुनते हैं। We have to look at it from 2 points of view. One, if he imposes tariffs on India, it's not good for India. But let's look at it from a broader point of view. Let us see whether what he plans to do is coherent, whether it is conceptually correct. I believe, I could be wrong, but I believe that he is profoundly mistaken in his approach. Because he wants to start a service called External Revenue Service as compared to Internal Revenue Service, which collects income tax and other taxes. चलिए बढ़ते आगे। टेक वर्ल्ड में हर दिन नया कमाल देखने को मिल रहा है। इसी कमाल को सलाम किया टाइम्स नेटवर्क ने अपने खास अवार्ड शो डिजिट 01 अवार्ड्स में। देखते हैं खास रिपोर्ट। Good evening, ladies and gentlemen. So with that, please give yourselves a huge round of applause, ladies and gentlemen. It's deeply deserved. टाइम्स नेटवर्क ने नई दिल्ली में डिजिट 01 अवार्ड्स का आयोजन किया। ये खास इवेंट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हुई प्रगति और उपलब्धियों का सेलिब्रेशन था। उद्योग जगत के दिग्गजों ने 3 कैटेगरीज में 71 विजेताओं को सम्मानित किया। ये कैटेगरीज थी डिजिट 01 अवार्ड, डिजिट बेस्ट बाय अवार्ड और डिजिट पॉपुलर चॉइस अवार्ड। पिछले 2 दशकों से टेक्नोलॉजी में बेस्ट और बेहतरीन लीडरशिप को पहचान कर डिजिट 01 अवार्ड्स लगातार टैलेंट और आइडियाज को सम्मानित करता रहा है। To understand that just 10 years ago or 11 years ago, if there was electronics manufacturing in India, it was domestic brands that were essentially getting products designed outside and manufactured in China. That then evolved into some amount of manufacturing in India, but the design still stayed outside. And for the first time in the last 3-4 years, we are seeing not just great Indian brands, and of course the global brands, being manufactured here, but also being designed to be manufactured here. So the entire value chain of design, manufacture, testing is being helped along by the Government of India's policy of pivoting India from an import substitution electronics framework to an export-led electronics manufacturing and design framework. टेक्नोलॉजी की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के साथ ही ये अवार्ड्स भविष्य की टेक्नोलॉजी पर खास चर्चा का मंच बने। पैनल डिस्कशंस में एआई के विस्तार, 5G की प्रगति, अलॉट का विकास और भारतीय ब्रांड्स का इनोवेशन में योगदान, इन विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अवार्ड्स के पीछे की असली ताकत डिजिट की इन हाउस टेस्टिंग लैब्स में हुआ कठोर और वैज्ञानिक परीक्षण रहा। हर डिवाइस को 100 से ज्यादा टेस्ट के जरिए कई मानकों पर परखा गया। हर कैटेगरी में विजेताओं का चयन उनके कुल स्कोर के विश्लेषण के आधार पर किया गया। साल 2024 में डिजिट की विशेषज्ञ टीम ने 1000 से अधिक प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग की। This year, they're launching an even larger cutting-edge lab in our Noida office, adding more categories like home appliances testing to further deliver unmatched product reviews. We shall also be witnessing the debut of the Digit Show on Times Now.
expanding expert tech insights to a broader audience on TV and digital. Thank you. Our Digit Squad enabled over 200 crore worth of purchases in 2024, something that is unheard of in the publishing business. Building on this success, we shall be launching shopping on Digit. डिजिट अब नई दिल्ली में एक अति आधुनिक टेस्टिंग लैब लॉन्च करने जा रहा है जो होम अप्लायंसेस जैसे नए प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी कवर करेगा। डिजिट जीरो अवार्ड 2024 में एक विशेष स्कोर गेमिंग अरीना भी थी जहां प्रतिभागियों ने ई स्पोर्ट्स की रोमांचक दुनिया का अनुभव किया। डिजिट के गेमिंग ब्रांड स्कोर ने स्कोर कॉलेज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जिसमें 100 से अधिक कॉलेजों ने भाग लिया। अगले चरण में इस पहल को 1000 कॉलेजेस तक बढ़ाया जाएगा जिससे SGGC देश में कॉलेज स्तरीय ई स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा मंच बन जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।